गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे मान लीजिए कोई एक सोर्स है ईएमएफ का, वो किसी प्योर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो जब प्योर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा तो इसमें अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा ईएमएफ के रूप में E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम V इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी भी दे सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है और ये हमारा रेजिस्टेंस केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें फ्लो होने वाली करंट सपोज अगर आर है, आई है, तो इसके सिरों के बीच में जो लगने वाला पोटेंशियल हो जाएगा वो V इक्वल टू आई आर के रूप में आई इंटू आर हो जाएगा। और यही आई इंटू आर जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, क्योंकि ये ईएमएफ की ही वजह से इसमें करंट फ्लो हुई थी। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, दिस मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ अप्लाइड इन दैट इंस्टेंट। तो आई आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है भाई। V इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू V अपॉन आर या ई नॉट अपॉन आर। तो ये ई नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल था, आर के रेशियो में जब हम इसको लेंगे तो यहाँ से ये मैक्सिमम करंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक जनरल फार्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो बिहेवियर है आर का वो डीसी और एसी सर्किट के लिए वो सेम रहता है। ये जो है एसी में और डीसी में एक साथ इक्वली इफेक्ट डालता है। अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 ये है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये 1 है, ये 2 है। यदि हम इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे ध्यान से, इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली द वोल्टेज एंड करंट आर द सेम फेज। हमारे ये फेज़ में सेम है। देखो यहाँ भी साइन ओमेगा टी आया है और यहाँ पर भी हमारा साइन ओमेगा टी है, तो इसमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम कोई फेजर डायग्राम बनाएं इसका, a rotating vector that represent a quantity varying sinusoidally with time is called a phasor। अब देखिए टाइम के साथ में इसकी क्या इसका फेजर डायग्राम बनेगा। इन द फेजर डायग्राम पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट आर रिप्रेजेंट बाय एरोज एंड कॉल्ड फेजर्स। देखो ये एरो के साथ में बनाए गए हैं, ये फेजर डायग्राम है। दे आर inclined to horizontal axis at chord omega t and rotate in anti-clockwise direction. The length of the arrow represents the maximum value of quantity that is I naught and E naught। तो देखो यहाँ पर आप जब इसको शो करेंगे ये 0 है एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब ये चलना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हो कि एक ही एरो पर I और E है। चूँकि I की क्वांटिटी E के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दोनों की एक साथ ही रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें और ये देखें तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों की ये मैक्सिमम वैल्यू को शो ऑफ करता है। ओमेगा टी इसका जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरो एट एनी एक्सिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। द फेजर डायग्राम between the two alternating quantities is represented by the angle between the two vectors E naught and I naught। इन दोनों के बीच में जब किसी तरह का कोई भी वेरिएशंस है ही नहीं, साइन ओमेगा टी सेम है, तो हम यहाँ पर वेरिएशंस एंगल के हिसाब से देख सकते हैं। तो आ ही नहीं रहा है, वो हमारा 0 डिग्री है। आगे हम देखेंगे इन एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, दैट इज द फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट विल बी 0। अब आप देखिए यहाँ पर ये है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में अगर आप देखें तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आई हो रहा है उसी पॉइंट पर मैक्सिमम हमारा ई है। जिस पॉइंट पर मिनिमम आई है उसी पॉइंट पर हमारा ई है। जिस पॉइंट पर मिनिमम ई है उसी पॉइंट पर हमारा मिनिमम आई है। और जिस पॉइंट पर वापस ई 0 होता है तो आई भी 0 होता है। यानी कि आई और ई बिल्कुल सेम फेज़ में सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जिनके बीच में किसी तरह का कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं होता है। आगे देखेंगे फेज़ डिफरेंस भी हमारे आएंगे। अब देखिए फेज़ डिफरेंस किस किस में आएंगे, जब हम सर्किट में इंडक्टेंस लगा देंगे। अब देखिए सर्किट में हमने इंडक्टेंस लगा दिया, शुरू की वही सारी चीज़ें सेम रहेंगी कि हमने कोई सोर्स लिया है जिसके साथ में अब हमने L लगा दिया। ये हमारा L लग गया कॉइल के रूप में। वहाँ पर हमारा R था, यहाँ पर हमारा L हो गया है। अब इफ़ द di अपॉन dt इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू L, अगर यहाँ पर करंट में चेंज जो है वो di अपॉन dt है L के थ्रू, क्योंकि L है तो यहाँ पर करंट चेंज होगी बार बार, तो यहाँ से जो EMF इंड्यूस होगा इसमें तो वो हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस का L di अपॉन dt। ये इसकी वजह से हमने इक्वेशंस को फॉर्म किया है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF इन द चेंज ऑफ करंट, ऑब्वियसली सी बात है। टू मेंटेन
द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू दी अपोजिट। तो यहाँ से E इक्वल्स टू माइनस का E और जो आपका ये लगा हुआ था इसको हमने ले लिया, ये हमारा हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी डी आई इक्वल्स टू। अब इसको हम क्या करेंगे, E नॉट अपॉन एल को एक साथ ले लेंगे, डी आई की इक्वेशन बनाएंगे, डी टी से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस का ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये तो हमारा कांस्टेंट के रूप में भागा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं लिमिट्स। अब लिमिट्स कैसे ली जा रही हैं भाई, देखिए यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है माइनस का, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, तो हमने 90 माइनस थीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। माइनस साइन जो था उसको अंदर ले आए, जैसे ही माइनस साइन को हम अंदर लेके आएंगे तो आप जान रहे हो कि जो माइनस का ओमेगा टी वो प्लस का जो पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और अगर हम इसको और अच्छे से कन्वर्ट करके लिखेंगे, द करंट आई विल बी मैक्सिमम आई नॉट व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज मैक्सिमम दैट इज़ 1। तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को कंटिन्यू करते हुए आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के रूप में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत आसान है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, आप इस पर बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जैसे कि आर के साथ में हमने करंट का वेरिएशन देखा था, वैसे ही अब हम यहाँ पर एल के साथ में वेरिएशंस चेक कर रहे हैं। और ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये इसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपको डिटेल्स में सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखिए ये तो सॉल्यूट पार्ट है, यदि आप देखना चाहें तो इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि आप जानते हैं कि EMF E इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका E इक्वल्स टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूँकि L लगा है तो L की वजह से E इक्वल्स टू हो जाएगा L डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी आई बराबर लग देंगे E डी टी अपॉन L। E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और अपॉन में यहाँ से एल। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का आई हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एल जो है वो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से आप ई नॉट अपॉन एल और माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साथ में ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के रूप में ओमेगा टी। साइन की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिकली इक्वेशन है ई वो हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, ये ऐसा इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ से ये माइनस का साथ में ओमेगा भी है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और ये जो माइनस साइन है इसको अंदर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हमारी निकल के आ जाएगी आई बराबर। और आप जानते हैं आई वी इक्वल्स टू हमका होता है आई आर, या आई इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन आर। आर रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ रहता है, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये एक्स एल इंडक्टेंस के रूप में हो जाएगा, जहाँ पर हम एक्स एल बराबर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, यानी ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस रहेगा। ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम एक्चुअल में इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी, जो कि यहाँ पर डिटेल्स में आपको दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो फेजर डिफरेंस आएगा, जैसे रेजिस्टेंस वाली में कुछ नहीं आया था, परंतु इसमें आएगा, और आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर करंट जो है वो पाई बाई टू फेज एंगल पीछे है वोल्टेज से। अब फेजर डायग्राम में हम इसकी तुलना कर ले रहे हैं। जैसे फेजर डायग्राम आप देखेंगे तो जिस समय ई नॉट हमारा मैक्सिमम होगा उस समय ये पाई बाई टू फेज एंगल पीछे करंट रहेगी, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल है यानी ई जो है वो आपका ज़ीरो से शुरू होगी,
तो जिस समय ये 0 पर होगा उस समय ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी इसका करंट जो है वो हमेशा π/2 फेज एंगल पीछे रहेगा। जब ये मैक्सिमम पे होगा तो करंट हमारी 0 पर होगी, ठीक है। जब ये 0 पर आ जाएगा तो करंट हमारी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये आपका नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये वापस 0 हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव में रह जाएगा। तो हमेशा करंट जो है वो π/2 फेज एंगल वेरिएट यानी कि पीछे रहेगी इसके प्रोजेक्शन में। तो ये इसका फेजर डायग्राम है, π/2 फेज एंगल पीछे होना, और ये इसका वेव डायग्राम है। क्लियर हो रहा है कि आपका जब इंडक्टर लगा होगा किसी ऐसी सर्किट में तो करंट हमारी π/2 फेज एंगल पीछे रहती है, रेजिस्टेंस लगने पर बराबर में रहती है। यहाँ पर ये आपका कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया था, XL = ω/L, ओमेगा को लिखते हैं तो 2πfL, तो ये 2πfL आ जाएगा। XL को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखो ये लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। कॉइल में जो करंट के फ्लो होने को रोकता है या चेंज होने को रोकता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस होता ही है। इन डीसी सर्किट एफ जो है फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो XL हमारा 0 हो जाता है। तो अगर प्योर इंडक्टेंस में देखें तो प्योर इंडक्टेंस जो है वो 0 रेजिस्टेंस करता है डीसी के लिए, ध्यान रखिएगा। प्योर इंडक्टिव इंडक्टेंस जो होता है वो 0 रेजिस्टेंस दिखाता है। इट मीन्स प्योर इंडक्टर कैन नॉट रिड्यूस डीसी, तो प्योर इंडक्टर जो है डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकता। एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इसकी एसआई यूनिट ओम रहेगी। और अगर आप चाहें तो इसको ओम में ही कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये इसके जो आपकी एसआई यूनिट है वो आपकी क्या रहेगी, ओम रहेगी, ठीक है। यहाँ से इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एल दिया होगा, ERMS दिया होगा, एफ दिया होगा, तो आपको IRMS निकालना है तो आप IRMS यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कि जब सर्किट में कैपेसिटेंस दिया हो, तो जब सर्किट में कैपेसिटेंस दिया होता है तो फिर कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर देंगे। अभी तक हमने इंडक्टर को कनेक्ट करा था, अब कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। वही सेम प्रोसेस सर्किट में, पहले R फिर L, अब C के साथ में आप इक्वेशन निकालेंगे V = Q/C से। देखो हर एक की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। R में V = IR होता है, L में L = GI/dt, तो V इसमें Q इसमें आपका क्या होता है, इसमें चार्ज के रूप में आपका कैपेसिटर काम करता है। तो चार्ज के रूप में जब कैपेसिटर काम करेगा तो यहाँ से ये V = Q/C, Q = CV से जो होता है हमारा। अब यहाँ से इसको बराबर रख देंगे तो Q/C sin ωt dt, Q = CE0 sin ωt dt आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। भाई चार्ज की वैल्यू जब निकल के आ जाएगी तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dq/dt तो ये करंट बन जाएगी हमारी। dq/dt क्या हो जाएगी, एट टाइम t करंट को निकाल लेंगे तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। वहाँ इंटीग्रेशन करा था, यहाँ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर हमारा sin ωt + π/2, और ये जो C और ओमेगा है, ओमेगा C को 1/ωc के रूप में बना देंगे, जिससे कि ये हमारा रिएक्टेंस बन जाएगा। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रूप में ये काम करेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी I = I0 sin ωt + π/2 और I = E0/1/ωc। तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में हम इसको लिख सकते हैं = E0/XC, जहाँ पर XC जो होता है 1/ωc होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट है वो π/2 फेज एंगल आगे है, लीड करेगी। देखो यहाँ पर करंट जो है वो लीड कर रही है, ठीक है। फेजर डायग्राम देखेंगे तो एट टाइम EMF 0 इट कंटेन सम करंट, ठीक है। तो ये हमेशा लीडिंग फॉर्म में रहेगी करंट कैपेसिटर में, इंडक्टर में हमेशा बैकवार्ड की फॉर्म में रहेगी। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा XC का ये बदल जाएगा, XC = 1/ωc या 2πfc हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों आपका जो सर्किट डायग्राम है उनका AC के साथ क्या वेरिएशंस हैं आप देख सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखें, कंपैरेटिव रूप में देखें, तो R कैन रिड्यूस AC एज वेल एज DC, L कैन नॉट रिड्यूस DC, इट कैन रिड्यूस ओनली AC, और C ब्लॉक्स DC बट अलाउ AC टू पास थ्रू। तो तीनों में ये डिफरेंस होता है। R जो है रिड्यूस कर सकता है AC को भी, DC को भी। L जो है DC को रिड्यूस नहीं कर सकता, AC को रिड्यूस करता है। और C जो है वो DC को ब्लॉक कर देता है बट AC को अलाउ करता है। थ्रो R अल्टरनेटिंग करंट इन 8 फेज विद अल्टरनेट वोल्टेज। R के साथ जैसे करंट वेरिएट करेगी वैसे वोल्टेज वेरिएट करेंगे। L के साथ अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड
करंट जो है वो पीछे रहती है, जबकि वोल्टेज जो है वो आगे रहता है एट फेज डायग्राम एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही सी के साथ अगर हम देखें तो अल्टरनेटिंग करंट लीड करती है वोल्टेज के साथ फेज एंगल 90 डिग्री के साथ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे। इसी के बेस पर आप प्रूफ करते हो, पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट वाई द अल्टरनेटिंग करंट इज लीड्स एंड बाय द फेज एंगल 90 डिग्री इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रूफ करके बताना होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई में आया हुआ है, 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, फाइंड द पीक करंट। पीक करंट IRMS पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, XC निकाल लेंगे 2πfc की हेल्प से, और फिर यहाँ पर हमारी करंट निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। कल हम बच्चों पढ़ेंगे आपका AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज़। तीनों चीज़ें जब लगी होंगी तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ सर्किट के, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के, फिर हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।